वो इस बात पर नजर आता है कि आपके आंकड़े क्या निकल कर सामने आते हैं। भले ही वो पास और फेल के आंकड़े किसी भी तरीके से किसी भी जरिए आप उनको हासिल कर लें, और सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए कि उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा का स्तर इस कदर बढ़ा है, जो पास और फेल का जो आंकड़ा है वो काफी हद तक प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर वो चाहे आप वहां पर चीटिंग करके हो या फिर नकल करवा कर हो, इन तमाम चीजों से कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के आधार पर जो शिक्षा प्रणाली है उसको सामने रखा जाता है। जो कपिल सिब्बल जी ने एक योजना बनाई ग्रेड सिस्टम की, 10वीं कक्षा का बच्चा फेल नहीं होगा जी। ये इस आग में घी का काम किया है इसने। अब जो बच्चा अभी ई ग्रेड में आ रहा है वो अपने आप को पास समझ रहा है, लेकिन वो उस क्लास से तो निकल गया, उससे शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए उसे कुछ नहीं आता। बिल्कुल। उसका जो है एजुकेशन जो स्टेटस है वो डाउन है, वो किसी भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाएगा। तो ये जो है, जो इस तरीके की नीति लाई गई है, मैं इसका विरोध करता हूं। इस नीति को बदलना होगा। पहले जो है 10वीं कक्षा में 50% बच्चे पास होते थे, जिसमें से 17% बच्चे साइंस पढ़ते थे, और इस 17% की वजह से 83% बच्चों पर इंग्लिश का बोझ डाला जाता था। अब या तो आप इंग्लिश का बोझ डाल लीजिए उस बच्चे पर, या फिर आप जो है इसका समानता करें। जी। कई देशों में, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इनमें अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा में ही एजुकेशन दिया जाता है। वहां पर कोई भी जो है स्तर डाउन नहीं है, वहां पर कोई भी तरक्की कम नहीं है। अगर हमारे देश में भी एक ही समान पे शिक्षा लागू की जाए, कॉन्वेंट स्कूलों में भी इस स्तर डाउन ना करें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में भी शिक्षा ऊंची की जाए, तो हमारे देश को लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जो स्तर है वो बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि आखिरकार आप क्या सोचते हैं, कहां पर आपको खामियां नजर आती हैं। ऐसा क्यों है कि जो शिक्षा है उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसके बावजूद कि लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है, इसका दावा किया जाता है, बजट बनाया जाता है, लेकिन यह पैसा आखिरकार कहां जाता है, आखिर क्यों यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, क्यों नहीं जो मिडिल मैन है उन पर अंकुश लगाने के लिए, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए कुछ किया जाता है। इन तमाम चीजों पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, अपने विचार आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से रख सकते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी कुछ देर पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे कुल्लू से, उनका ही कहना था कि वो खुद जेबीटी है, और उनका ही कहना था कि कई स्कूलों में क्या होता है, और कई बार हमने खबरों के जरिए भी दिखाया कि बैक ड्रॉप एंट्री बहुत ज्यादा है, कि अगर जो नाते रिश्तेदार हैं या फिर जो सिलेक्शन बोर्ड है, अगर उसके परिचय का कोई है तो उसको बाकायदा बैक ड्रॉप एंट्री दी जाती है, भले ही उनकी क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है इस बात को नजरअंदाज किया जाता है। और ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अगर बैकड्रॉप एंट्री होगी तो आखिरकार कैसे जो बच्चे हैं उनको एक सही शिक्षा मिल पाएगी, अगर वो शिक्षक नहीं आएंगे जो कहीं ना कहीं तमाम एग्जाम्स, तमाम कॉम्पिटिशंस को क्वालिफाई करके पहुंचते हैं। ये तमाम खामियां हैं जो जिसका जिक्र करते हैं। हर एक दर्शक ने अपना एक मुद्दा उठाया है, और तमाम जो ये खामियां जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो खामियां हैं, इसमें जब तक मूलभूत बदलाव नहीं होंगे तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर जो है उठेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये विडंबना है देश की कि शिक्षक कई बार जो शिक्षा मंत्री बनते हैं वो बड़े ही अनप्रोफेशनल लोग बनते हैं, अनक्वालिफाइड लोग बनते हैं। बहुत सारे राज्यों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे तो ऐसे राज्यों के शिक्षा मंत्री बनते हैं जिनकी खुद की एजुकेशन, खुद की शिक्षा कुछ नहीं होती है, लेकिन वो शिक्षा का दारोमदार जो है उनको दे दिया जाता है। तो जो मंत्रालय दिए जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनके प्रोफेशन के हिसाब से नहीं दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और ये तमाम चीजें हैं कि जिस तरह से चाहे वो भाई भतीजावाद हो, या जिस तरह से स्कूल में एडमिशन की बात हो, या तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से ये मामला रहता है, मामले आते हैं सामने, प्रकाश में आते हैं, ये बड़े ही विडंबनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के अंदर अगर हम बात करें तो ये विडंबना ही कहेंगे कि इस राष्ट्रभाषा जो है वो हमारी हिंदी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राष्ट्रभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है, यानी
हिंदी भाषा, जी। और आप जो है कुछ पखवाड़ा बनाते हैं कि आप हिंदी में वार्तालाप करेंगे, हिंदी में लिखेंगे और अपनी भाषा का, जी। अपनी राजभाषा। लेकिन जब आगे चलकर जब चयन किया जाता है कि आखिरकार किसमें ज्यादा प्रतिभा है, तो वो अंग्रेजी के आधार पर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे साथ मदन जी हैं। मदन जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या लगता है किन किन चीजों में सुधार की जरूरत है और कैसे इस पूरी व्यवस्था में एक सुधार लाया जा सकता है? क्या कुछ होना चाहिए? कैसे चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हाँ। 800 शब्दों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। आप और हमारे हिंदुस्तान में इंग्लिश भाषा का रोजमर्रा की बातों में हम 300 शब्द तो यूज करते हैं। हाँ। हम पैंट, कमीज, टेबल, कुर्सी, जग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इस तरीके के जो शब्द यूज करते हैं वो 300 शब्द हमारे ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं इंग्लिश के। अब जो है किसी भी व्यक्ति ने किसी भी भाषा पे कमांड की है, अगर उसने उसके 500 वर्ड भी यूज सीख लिए तो वह उसकी 3 या 4 लैंग्वेजेस सीख सकता है। अब आदमी, हमारी मातृ लैंग्वेज है हिंदी, यदि हम अपनी कमांड कर लें, अपनी हिंदी भाषा पे कमांड कर लें, उसके बाद हम 4 भाषाएं और सीख सकते हैं। बच्चे पे 3 साल के बच्चे पर वजन डाल दिया जाता है कि आप अंग्रेजी भाषा सीखिए, जबकि वो बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज में स्कूल में जाता है। ये बोझ जो है बच्चे पे, ये खत्म करना चाहिए, जिससे उसका बचपना खत्म ना हो। हाँ। और बच्चे अपनी सही दिशा में आगे बढ़े, जिससे देश आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन जी, हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए। और संदीप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। और फिलहाल इसी के साथ आज आवाम की आवाज में इतना ही। नमस्कार।